आज का ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि की दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आज शिक्षक दिवस भी है। देश के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती का दिन भी है। देश के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गुरुजनों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हमें प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। अभी इसी सप्ताह देश के पूर्व राष्ट्रपति, देश के वरिष्ठ राजनेता श्री प्रणब मुखर्जी भी दिवंगत हुए हैं। राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता, पारदर्शिता और स्पष्टवादिता के साथ कैसे राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठाओं के कारण हर नागरिक सम्मान का पात्र बन सकता है, श्री प्रणब मुखर्जी उसके एक आदर्श उदाहरण रहे हैं। अभी विगत सप्ताह ही उनका देहावसान हुआ है। मैं इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य थे रहे डॉक्टर टीपी शाही। इस कोरोना कालखंड में वह कोरोना संक्रमण के चपेट में आ गए थे और उनका दुखद निधन हुआ है। वे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से बहुत लंबे समय से जुड़े थे। उनके पूज्य पिताजी भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े थे। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में डॉक्टर टीपी शाही जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सभी महानुभावों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना से जूझते हुए, औरों को बचाते हुए स्वयं इसके शिकार हुए हैं, उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने में अपने अपने स्तर पर सहयोग देंगे। मैं एक बार फिर से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को उनकी 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। आपका मार्गदर्शन, आपका पाथेय प्राप्त हुआ शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं को, और वे अपना मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करती हुई आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस प्रातःकालीन संगोष्ठी के अंतिम पायदान पर मैं मातृभूमि की वंदना करने के लिए आमंत्रित करता हूं महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस की छात्राओं और बहन रीना चटर्जी को। वंदे मातरम। आप सभी अपने 3 दिवसीय दौरे पर है यहाँ, और साथ ही सीएम योगी ने प्रणब मुखर्जी को भी याद किया। अपनी गलतियों का मूल्यांकन करना चाहिए और आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर भी उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। सीएम योगी ने प्रणब दा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कहा, अपनी गलतियों का मूल्यांकन हमें करना चाहिए, और तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए। जहां पर तकनीकी शिक्षा को लेकर भी उन्होंने बात की। कोरोना काल में किस तरीके से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, इन तमाम विषयों पर उनका संबोधन आप सुन रहे थे। आगे क्या कुछ रणनीति अपनानी है, किस तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बता रहे थे। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने प्रणब दा को भी याद किया। अपनी गलतियों का मूल्यांकन करना चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी उन्होंने याद किया। शिक्षक दिवस है आज, और इस मौके पर अपने संबोधन में
उन्होंने तमाम बातें कही। सफलता के लिए नए प्रयास करने पड़ते हैं। गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उनका ये संबोधन सुनने को मिला है। आपको बता दें कि तकनीकी सस्ती और अच्छी हो, जो तकनीक होती है उसको लेकर वो कहते हुए नजर आए कि सफलता के लिए नए प्रयास भी करने पड़ते हैं। बड़ी और अहम जानकारी से भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम योगी का संबोधन 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर है और तमाम बातें वो अपने संबोधन के दौरान कह रहे थे, जिसमें उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया है। प्रणब दा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की इस दौरान उन्होंने कहा, और साथ ही शिक्षक दिवस के मौके पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया। कोरोना काल में किस तरीके से जीवन प्रभावित हुआ, शिक्षा प्रभावित हुई है, तमाम विषयों का जिक्र किया। तकनीक सस्ती और अच्छी हो और साथ ही सफलता के लिए नए प्रयास भी करने पड़ते हैं। तो तमाम बड़ी बातें अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ उपाय जो हैं वो किए जा रहे हैं। कोरोना काल है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी सीधे तरीके से प्रभावित हुई है। कैसे स्कूलों को खोला जाएगा, क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरीके से कोरोना को हराना है, कोरोना ने हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया, तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। चलिए अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात, यूपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, जहां एक और बहराइच में दबंगों ने पुजारी के साथ मारपीट की, मंदिर परिसर में जमकर तोड़फोड़ की और वहीं पर मारपीट के बाद दबंगों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। कानपुर की बात करेंगे। कानपुर देहात के रसूलाबाद में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा भी जला दिया। जलते हुए शख्स की चीख पुकार सुनकर घर वाले बाहर निकले, परिजनों ने आग भी बुझाया, लेकिन तब तक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया था। घायल को कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बरेली की बात करेंगे। बरेली के आंवला थाना इलाके में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक को चोरी करते पकड़े जाने पर लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। मौके पर 5 थानों की पुलिस के साथ एसपी ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। कौशाम्बी में ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर जमकर मारपीट की, पेड़ से बांधकर चोर की पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के बाद चोर को किया पुलिस के हवाले। लेकिन ये पूरी खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे हमारे इस खास बुलेटिन में। आखिर क्राइम का ग्राफ यूपी में किस तरीके से बढ़ रहा है, 4 ये जो बड़ी वारदात है वो निकलकर सामने आई है। आखिर क्यों बेखौफ है बदमाश, क्यों दबंग बेखौफ है, क्या वाकई उनके खाकी का डर नहीं है। मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। चोर को काफी ज्यादा पीटा गया, जिसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन बरेली में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसकी वजह क्या कुछ रही, और साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो बहराइच में दबंगों का हौसला है वो बुलंद है। और शुरुआत बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद है, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। दबंगों ने पुजारी के साथ मारपीट की है और मंदिर परिसर में जमकर तोड़फोड़ की है। मारपीट के बाद दबंगों ने फायरिंग की और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मारपीट के बाद दबंगों ने फायरिंग की है। बदमाशों के हौसले बुलंद है, दिन दहाड़े फायरिंग की जाती है और तमाम ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद है, मारपीट के बाद फायरिंग की गई है। तो खाकी का खौफ नहीं है और मारपीट के बाद दबंगों ने फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी, पहले पूरा मामला विस्तार से बताएं।
प्रीति, देखिए मैं आपको बता दूं कि बहराइच में एक प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान मंदिर, जहां के पुजारी हैं स्वामी विष्णुदेवाचार्य। उन्होंने पुलिस को एक एप्लीकेशन दिया है और उसमें यह आरोप लगाया है कि उनके मंदिर परिसर में तकरीबन 3 से 4 लोग आकस्मिक आ करके और उनको गाली गलौज करते हुए उसके बाद मंदिर परिसर में तोड़फोड़ किया है, उनके साथ मारपीट की है। यही नहीं बल्कि जो मंदिर का जो चढ़ावा आता है उसे भी वो उठा कर लेके चले गए हैं। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली है कि लगातार 3 दिन दौड़ने के बाद जब मीडिया ने इसमें हस्तक्षेप किया है उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ है और अब अभी तक जो आरोपी हैं, जो दबंग हैं, वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इससे साफ ये जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पुलिस जो है इस मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है। वहीं लगातार जो पुजारी है उनका ये कहना है कि कोई हमारे शरीर को देख ले, कोई हमारी डॉक्टरी जांच करवा ले, हमें जितना उन लोगों ने मारा पीटा है और उसके बावजूद पुलिस जो है लगातार सुस्ती अपनाए हुए है, ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। इससे साफ ये लग रहा है कि पुलिस कहीं न कहीं खाना पूर्ति करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम इस पूरे मामले को देखें, अगर हम बात करें इस पूरे मामले पर, जैसे कि आपने जानकारी दी है कि दबंगों के हौसले बुलंद हैं इसलिए वो इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर पुलिस इस तरीके की लापरवाही कर रही है तो ऐसे में दबंगों के हौसले और बुलंद होंगे। निश्चित तौर पे हौसले बिल्कुल बुलंद होंगे। पुलिस भले ही लगातार ये ढिढोरा पीटती रही हो कि पुलिस का भय जो है वो अपराधियों के अंदर है, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने निकल करके आती हैं तो उससे साफ ये जाहिर होता है कि पुलिस का भय अपराधियों के अंदर बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि लगातार अपराधी जो है वो बड़ी से बड़ी घटना देने से बाज नहीं आते हैं। जिस तरीके से एक पुजारी के साथ, एक महंत के साथ ये घटना हुई है, आम आदमी के साथ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उस पर पुलिस के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। इससे लगातार ये साबित हो रहा है कि पुलिस जिस तरीके से रवैया अब अपनाने लगी है उसे पुलिस को रवैया अपना बदलना होगा और जो भी इसके पीछे जो आरोपी हैं उन्हें हर हालत में गिरफ्तार करना होगा, अन्यथा लगातार पुलिस की बदनामी और एक बदनाम छवि दिखाई पड़ती रहेगी। जी बिल्कुल संजय, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दबंगों के हौसले बुलंद है। बात करेंगे कानपुर देहात के रसूलाबाद में भी मामूली विवाद जो है वो देखने को मिला और मामूली विवाद के दौरान ही आपको बता दें कि पेट्रोल डालकर युवक को आग के हवाले कर दिया गया, जिंदा जलाया गया है। जलते हुए शख्स की आपको बता दें कि चीख और पुकार को सुनकर उसके परिजन बाहर निकले, परिजनों ने बुझाया, लेकिन तब तक शख्स गंभीर रूप से झुलस गया था। घायल को कानपुर के हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो हौसले दबंगों के बुलंद है। मामूली विवाद में ही युवक को जिंदा जला दिया गया है। आपको बता दें कि युवक को जिंदा जलाने के बाद बदमाश बेखौफ होकर फरार हो गए और जैसे ही परिजनों ने देखा कि शख्स को जिंदा जलाया गया है, उन्होंने जैसे तैसे करके आग को बुझाया और गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। सूरज, देखिए दबंग इतने बेखौफ है और लगातार हम क्राइम का ग्राफ भी देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक जो बड़ी घटना है वो निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक मामूली बात पर युवक को पेट्रोल से जला दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ मामूली बात थी। बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें कानपुर देहात में लगातार ऐसी ही मामूली बात पे लेकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। यहाँ पर पेट्रोल का तेल डाला गया, उसके ऊपर फिर उसमें आग लगा दी गई। व्यक्ति 70 पेट्रोल का तेल डाला गया, उसके ऊपर फिर उसमें आग लगा दी गई। व्यक्ति 70 से 80% तक जल गया है। उसको नाजुक हालत में कानपुर के हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पर पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल करके आ रहा है, क्या यूपी में कानून का जो इकबाल है बिल्कुल क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया है? क्या अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि मामूली कहासुनी की वजह से आम आदमी की जान ले लेके और मौके से फरार हो जाता है, लेकिन पुलिस जो है सिर्फ खाना पूर्ति करती है और मौके पर जाकर जांच की बात कहती है। जी बिल्कुल सूरज, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि क्या वाकई खाकी का जो डर है वो दबंगों के पास खत्म हो चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर यहाँ पर पुलिस ने जो है अपने हथियार डाल दिए कि हम दबंगों का कुछ नहीं कर सकते और यही वजह है कि तमाम केस तो दर्ज किए जाते हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी लिपापोती की जाती है।
बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें, देखिए सीएम योगी ने जिस तरीके से आदेशित किया था कि अपराधी यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन इस तरीके की जो घटना निकल के आती है वो अपने आप में बड़ा शर्मसार करने वाली घटना है कि मामूली कहाँ सुनी, मात्र रास्ते का लेकर के विवाद था, जिसको लेकर जानवर बांधने को लेकर के बात इतनी बढ़ गई कि जो दमंग है उसने युवक को जलाने का प्रयास किया। यानी कि समझिए इस बात को, यूपी में क्राइम ग्राफ कितना बढ़ता जा रहा है, लोगों के मनोबल कितने मजबूत होते जा रहे हैं कि वो लोगों को जिंदा जलाने तक की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि यूपी में कानून का खौफ बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। जी सूरज, ये कहना गलत नहीं होगा कि इनको बड़े लोगों का श्रेय मिलता है और यही वजह है कि ये दबंगई दिखाते हैं। बिल्कुल प्रीति, आपने सही बात कही। देखिए जो बात निकल करके सामने आ रही, मामूली सी कहासुनी को लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, ये कोई आम बात नहीं है और ना ही आम आदमी इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कहीं ना कहीं राजनेता या पुलिस का सह होता है, तभी वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम घटना को अंजाम देके मौके से तुरंत निकल जाएंगे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि यूपी में कानून की व्यवस्था है जो बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री लाख दावे करते रहे, लेकिन जिले दर जिले इस तरह की जो घटना निकल रही है वो अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल सूरज, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो बरेली के आमवला थाना इलाके में बॉम्ब लिंचिंग का मामला भी सामने आया है, जहां पर एक युवक को चोरी करते पकड़े जाने पर लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। मामला दो समुदाय का होने की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मौके पर 5 थानों की पुलिस के साथ एसपी ग्रामीण घटनास्थल पर भी पहुंच गए हैं और वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल आरोप ये है कि मृतक नलकूप कार्यालय से कुछ लोहा चोरी कर रहा था और वहां के चौकीदारों ने इसे चोरी का सामान ले जाते हुए देख लिया और जिसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने मृतक को पेड़ से बांधकर जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत भी हो गई है। और उसी दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ से बांध रखा है युवक को और यहाँ पर ग्रामीणों ने जमकर उसकी पिटाई की है। सीधे तौर पर ग्रामीणों ने भी कानून अपने हाथ में ले लिया। चलिए वही इस पूरे मामले में एसपी ग्रामीण और एसडीओ नलकूप विभाग का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। अभी तक की जांच से मुझे बात सामने आई है कि वासिद नाम के 32 साल के युवक हैं, जो नलकूप कॉलोनी है उसी के पास से किला मोहल्ले में रहते हैं। तो ये शराब वगैरह का सेवन करते थे, स्मैक वगैरह, और नशे की हालत में ये नलकूप कॉलोनी में गए और जो वहाँ पर उनके पंखे मोटर और इस तरह के जो पड़े रहते हैं उनमें से इन्होंने एक पंखा निकाला और एक प्लेट टाइप की निकाली, उसे लेकर वो चले गए। यहाँ पे बेसिकली एक चोरी का मामला था, तो यहाँ पे लोगों के द्वारा अवगत कराया गया कि जो है एक कबाड़ी थे, यहाँ से हमारे पंप सेट को ले जा रहे थे बाहर से, तो उन्होंने यहाँ पे आके हम लोगों को किया, जो हमारे यहाँ चौकीदार थे उनको पकड़ के लाए। तो हमने कहा ठीक है इनको मारी और ये मत, उन्होंने मारा भी नहीं बल्कि, तो जो है इन्होंने यहाँ से ले गए। हमने कहा कि इनको एक सिंपली एक FIR दर्ज करा दीजिए। तो जो है पुलिस भी आई, वो पुलिस के साथ ले गए और पुलिस वाले वहाँ पे क्या प्रकरण हुई वो FIR दर्ज किए नहीं किए, अभी उनका मामला है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ये कहा जा रहा है कि पुलिस जब पकड़ कर ले गई थी चोर को, उस दौरान चोर की जो है वो मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि ग्रामीणों ने इस कदर पीटा और साथ ही ज्यादा पीटने के दौरान जो है वो चोर की मौत हो गई है, तो इसमें कितनी सच्चाई? आपको बताना चाहूँगा, ये बरेली के थाना आला क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर ये जो कबाड़ी है ये नलकूप खंड में मोटर का पंखा चोरी करने के लिए वहाँ पर गया था। उसके बाद जब चौकीदारों ने उसको पकड़ लिया तो उसके बाद भारी संख्या में वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि वहाँ पर इस चोर को पेड़ से बांधकर और उसके बाद उसकी पिटाई की गई और जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस उसको लेकर थाने चली गई। यहाँ पर लापरवाही ये रही कि उसको थाने ले जाने के बाद उसको कोई प्राथमिक उपचार या कुछ अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके बाद 4-5 घंटे के बाद उस कबाड़ी की जो कथित चोर है उसकी मौत हो गई। निश्चित रूप से एक ये बड़ी लापरवाही है पुलिस की तरफ से भी और एक बड़ा सवाल पब्लिक के ऊपर भी है कि ये जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है उसने निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। और आशीष देखिए, बड़ी बात यह कि ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया।
जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद अब चूंकि ये मामला कल शाम का है, आज कल देर रात पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भीड़ में लोग थे जो मारपीट में शामिल थे उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां पर ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा, पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले भी किया है। कड़ा धाम कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साथ ही उसी दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं, पेड़ से बांधकर चोर की बहुत पिटाई की गई, उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि चोर की किस तरीके से हाथ और पैरों को बांधा गया, उसको पेड़ से बांधा गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। तो ग्रामीणों ने चोर को पकड़ा, उसको पेड़ से बांधकर उसकी जमकर धुनाई की, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कौशाम्बी का ये पूरा मामला है जहां चोर की जमकर पिटाई की गई है। चलिए अब बात करेंगे, कोरोना काल में भी यूपी में अस्पताल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। कई निजी अस्पतालों में मरीजों से अवैध वसूली हो रही है, तो कहीं पर डॉक्टर और कर्मियों की लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। प्रयागराज में कोरोना अस्पताल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रयागराज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और जहां मरीजों से वार्ड बॉय और नर्स रुपए वसूल कर रहे हैं और ये वीडियो एक परिवार ने बनाया है। साथ ही आगरा में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी जारी है। यहां रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। हालत गंभीर होने पर बिना ऑक्सीजन रेफर कर दिया गया है। वहीं लापरवाही के चलते कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल में परिजनों को थमाया है लाखों का बिल। दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, पहले तस्वीर प्रयागराज की है, दूसरी आगरा की है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? अगर हम बात करें, कोरोना काल है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी आम जनता की तमाम जो मदद है, तमाम कोशिशें की जा रही है ताकि हम कोरोना को मात दे सके, लेकिन कोरोना की आड़ में ही इस तरीके का भ्रष्टाचार का खेल हम कह सकते हैं खेला जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल सबको पता है जिस प्रकार से प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। राम रघु हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है, जहां 16 तारीख को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज एडमिट हुआ, उसके बाद वो नेगेटिव हो गया तो उसको ऑक्सीजन के साथ बाहर भेजना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं थी। दूसरा सिलेंडर लाएगा उसमें भी नहीं थी, तीसरा लाएगा तीसरे में भी नहीं थी। इस दौरान इतना लेट हो चुकी थी कि उस मरीज की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। कहीं ना कहीं पूरी तरह उसमें लापरवाही का यह मामला है। बताया जा रहा है कि 11 लाख रुपए का बिल उनको थमा दिया गया। जिस प्रकार से शासन प्रशासन को जो प्राइवेट अस्पताल है उस पर अंकुश लगाना चाहिए, वो शायद अंकुश नहीं लग पा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा था कि जो कोविड काल है उसमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको जो संयम बरतना चाहिए। जो बिल है उस बिल को बिल्कुल एक सीमा तय कर देनी चाहिए, तो सीमा तय करने की बात भी गई, लेकिन लाखों का बिल लिया जाता है। उसके बाद भी जमकर लापरवाही बरती गई या एक मरीज की मौत हो गई। बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लापरवाही सीधे तौर पर बढ़ती जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। आज की ताजा खबर मीठी भी है। वीको लाया है शुगर फ्री पेस्ट। वीको वज्रदंती अब शुगर फ्री भी।
रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 23,000 के पार। 312 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। 15,447 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। हेमकुंड साहिब के खुले कपाट। 125 सिखों ने पवित्र सरोवर में किया स्नान। कोरोना वायरस के चलते चहल पहल रही कम। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के बंद होंगे कपाट। पौड़ी में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। नाबालिग युवती ने बच्चे को दिया जन्म। पड़ोस के नाबालिग युवक ने किया था दुष्कर्म। किसी को नहीं बताने की आरोपी ने दी थी धमकी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। रुड़की में नकली चाय पत्ती बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। करीब 10 लाख रुपए की नकली चाय पत्ती बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का गरमाया है मामला। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हरिद्वार से ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ने चेतावनी दे दी है। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस हर की पौड़ी पर करेंगे कूच। तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हर की पौड़ी पर की गई है बैरिकेडिंग। जिले की सीमाओं पर नजर भी रखी जा रही है। तो ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा का ये पूरा मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ने चेतावनी भी दी है। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस हर की पौड़ी पर कूच भी करेंगे और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हैं। तो जिले की सीमाओं पर भी नजर रखी जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और साथ ही तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं भारी तादाद में। तो ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ने चेतावनी दे दी है और इसी कड़ी में पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गुरुद्वारे का ये पूरा मामला गर्मा गया है। अब हर की पौड़ी पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और साथ ही पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहाँ पर चेतावनी दी है आंदोलन करने की भी, प्रदर्शन करने की। तो ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ने ये चेतावनी दी। तो कूच करेंगे ये लोग यहाँ पर और इससे पहले ही पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का ये पूरा मामला है जो अब गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ने चेतावनी दी है, यहाँ पर कूच करते हुए दिखाई देंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके। धर्मेंद्र, पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस बल वहां पर तैनात है। क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रीति, कई थानों की पुलिस वहां पर लगाई गई है और पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी गई है। सुबह से ही सीओ सहित कई थानों की पुलिस और थानेदार वहां पर मौजूद है। और ये जो मामला है लंबा मामला है। लंबे समय से जो सिख समुदाय के लोग हैं वो ये मांग करते आ रहे हैं कि हर की पहाड़ी क्षेत्र पर जहाँ पर भारत स्काउट एंड गाइड्स का कार्यालय है वहाँ पर पहले ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा हुआ करता था और वहाँ पर बनाया जाना चाहिए। तो ये लंबे समय से उनकी मांग चली आ रही है और सरकार से भी वो मांग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार वो कुछ यहाँ पर कर चुके हैं लेकिन उसे
स्थानीय प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने पहले ही जो बॉर्डर पे अगर वो आते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी उन्हें कर ली जाती है और उन्हें वापस भेज दिया जाता है। इस बार फिर एक बार कूच करने की यहाँ पर ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस द्वारा चेतावनी दी गई है आज के लिए, और जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ना तो किसी जनपद के बॉर्डर पर जो कॉन्फ्रेंस के लोग हैं पहुंचे हैं, ना हर की पैड़ी पर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन एहतियातन के तौर पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहले से मुस्तैद है। बड़ी संख्या में बैरिकेटिंग करके यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पूरी हर की पैड़ी क्षेत्र पर पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। प्रीति, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। वही हरिद्वार से बड़ी खबर है, अपर मेलाधिकारी डेंगू के खिलाफ अभियान चला रहे। अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने यह अभियान चलाया है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अखाड़ों और मंदिरों में डेंगू के लार्वा की भी जांच की जाएगी और डेंगू के प्रति साधु संतों को भी जागरूक किया जाएगा। प्रशासन ने शुरू किया है डेंगू के खिलाफ जंग अभियान, और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अब ये जागरूकता अभियान जो है प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में कहा जा सकता है कि तमाम लोगों को अब जागरूक किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि लेट ये जो अभियान चला है थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि कोरोना के साथ साथ हरिद्वार में डेंगू के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने एक डेंगू के खिलाफ जंग अभियान यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें आज जो अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह उसने सभी अखाड़ों और मंदिरों में इस अभियान चलाया। उनके साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम है, साथ में नगर निगम की टीम है, और वो खुद स्वयं पहले उन्होंने जूना अखाड़े में जाकर और निरंजनी अखाड़े में जो डेंगू का लार्वा है उसकी जांच की है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो निरंजनी अखाड़ा है उसमें बड़ी मात्रा में डेंगू का लार्वा वहां पर मिला है, तो उसे नष्ट कर दिया गया है फिलहाल तो। और ये गनीमत रही कि पहली जांच में पाया गया है, उसे नष्ट कर दिया गया है। और अन्य जो अखाड़े हैं वहां भी टीम जा रही है, और वहां पर जो साधु संत हैं उन लोगों को डेंगू के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है कि कैसे डेंगू से बचाव किया जा सकता है। वहां पर साफ पानी ना बढ़ने दिया जाए और अपने हर हफ्ते पानी को भी चेक करते रहें, इस पे लेके भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। साथ ही सभी अखाड़ों में निरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं वहां पर डेंगू का जो लार्वा है वो पनप तो नहीं रहा है। अगर वो पनपता पाया जा रहा है तो उसे नष्ट भी किया जा रहा है। तो आज ये पूरे दिन अभियान अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, और 2-3 अखाड़ों में ये अभियान पूरा हो चुका है, और अन्य सभी 13 अखाड़ों में ये अभियान शाम तक चलाया जाएगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में 23,011 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। आपको बता दें कि प्रदेश में 60,187 एक्टिव केस हैं और 312 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको कोरोना से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर लगातार एक्टिव केस की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 312 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है और तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 15,447 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। तो प्रदेश में 7,187 एक्टिव केस हैं। तो उत्तराखंड में 23,011 कोरोना मरीज संक्रमित। हरिद्वार से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिडकुल में 2 कंपनियों की लापरवाही सामने आई है। कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव की खबर प्रशासन से कंपनी ने छिपाई है, यानी कि एक बड़ी लापरवाही। यहां पर डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। अरविंद केमी सिंथेटिक कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो मस्कट हेल्थ सीरीज कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की एक कंपनी की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उसकी जानकारी प्रशासन से छुपा कर रखी, जिसको लेकर अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सिडकुल में 2 कंपनियों की लापरवाही भी सामने आई, तो कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव की खबर प्रशासन से कंपनी ने छिपाकर रखी। अभी पूरा मामला संज्ञान में आ गया है। डीएम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सिखों के तीर्थ श्री हेमकुंड साहब के कपाट साल की पहली अरदास के साथ ही विधि विधान के साथ खुल गए हैं। मुख्य ग्रंथी भाई मिलाप सिंह की अगुवाई में साल की पहली अरदास का आयोजन किया गया है, जिसके बाद शब्द कीर्तन सुखमनी साहब का पाठ प्रकाश पर्व आयोजित हुआ है। कपाट खुलने के अवसर पर 125 तीर्थयात्रियों ने पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद दरबार साहब में मत्था भी टेका है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कपाट खुलते समय पहले की तरह पहल नजर
नहीं आई, लेकिन जितने भी तीर्थयात्री पहुंचे सभी में खासा उत्साह देखा गया। अब श्री हेमकुंड साहब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को बंद होंगे। चूंकि इस बार हेमकुंड की यात्रा मात्र 36 दिन की ही चलने वाली है और इसलिए यात्रा को लेकर उत्साह काफी कम है। आज वाहिगुरु जी की पार बख्शिश हुई है। 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सुबह 9 बजे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड से दीवान हॉल में शोभित किया गया। उपरंत सुखमनी साहब का पाठ, शब्द कीर्तन, अरदास व गुरु ग्रंथ साहब जी का भाग ग्रंथी साहबान द्वारा लिया गया। उसके उपरांत सभी संतों को श्री हेमकुंड साहब जी के इतिहास के बारे में बताया गया। आज लोगों का उत्साह देखने लायक था। वही बात करेंगे, पौड़ी में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर पट्टी ढाई चूल में नाबालिग लड़की ने एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया। लड़की की उम्र महज 15 साल बताई जा रही है। लड़की ने आरोप लगाया कि उसके घर के पड़ोस में रहने वाले उसके चचेरे भाई, जो कि नाबालिग बताया जा रहा है, उसने कुछ महीने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। लड़की को उस समय युवक ने डराया धमकाया था, जिसके बाद लड़की ने अपने परिजनों से इस मामले में कुछ नहीं बताया। नाबालिग लड़की द्वारा बच्चे को जन्म देने के मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़कर बाल न्यायालय में पेश भी किया और वहीं एसएसपी ने यह भी बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआई टीना रावत को जांच सौंपी गई है, जो पूरे मामले में जांच रिपोर्ट सौंपेंगी। तो महज 15 साल लड़की की उम्र है जिसने बच्चे को जन्म दिया है और साथ ही ये आरोप लगाया गया है कि पड़ोस के रहने वाले लड़के ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नैनीताल में भीमताल ब्लॉक के दूरस्थ भांकर गांव में 2 युवकों की मिट्टी के टीले के नीचे दबने से मौत हो गई है। पांडे गांव के रहने वाले दोनों युवक मिट्टी खुदान और ढलान की मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। दोनों युवक मिट्टी के टीले से मिट्टी निकाल रहे थे कि अचानक मिट्टी भरभराकर इन लोगों पर गिर गई और लेबर का जो काम करने वाले दोनों युवकों की दबकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस दर्दनाक घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद भीमताल पुलिस टीम जिला पंचायत सदस्य अनिल चनौतिया के साथ मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में 30 फैसलों पर चर्चा हुई है और 28 फैसलों पर मोहर भी लगी है। अब आपको बता दें कि पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी मिल सकेगी। इसके साथ ही बैठक में केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पूरे इंतजाम भी कर दिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। बैठक में पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दी गई। त्रिवेंद्र कैबिनेट बैठक में 28 फैसलों पर मुहर लगी। तो ई बुकिंग करने वाले पर्यटकों के लिए और साथ ही एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। भैरव देवी मंदिर की ऊंचाई बढ़ाए जाने को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को भी मंजूरी मिल गई है। केदारनाथ में हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट के बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। तो 28 फैसलों पर लगी है मुहर। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में दिमागी बुखार से हुई 2 बहनों की मौत के बाद जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने दिमागी बुखार पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारी को आपस में तालमेल बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को खटीमा क्षेत्र और जिन क्षेत्रों में पहले भी दिमागी बुखार के लक्षण पाए गए थे उन क्षेत्रों का भी डोर टू डोर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सीएमओ और साथ ही एएनएम को प्लान के तहत जिम्मेदारी देने और बैठक करने के भी निर्देश दिए और साथ ही ये भी कहा है कि जिस अधिकारी के स्तर पर कार्यों में लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
वहीं उत्तराखंड सरकार के कई विधायकों की नाराजगी को लेकर आम आदमी पार्टी मुद्दा बना रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही पदाधिकारी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने का काम भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने पत्रकार वार्ता में आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सही तरीके से सरकार न चला पाने का आरोप लगाया। मयंक शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों की परेशानियों को नहीं समझ पा रहे। यही कारण है कि कई विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हैं और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी परेशानी को सुनाने भी गए थे, लेकिन विधायकों की कोई सुध नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक हैं कि उन पर भ्रष्टाचार लगाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकार की सराहना की है और साथ ही विधायकों की नाराजगी को नकारा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज नहीं। वहीं मसूरी में कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसौला और साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह मल्ल ने प्रदेश की त्रिवेंद्र रावत पर हमला किया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह ने प्रदेश सरकार पर बीजेपी के विधायकों पर हमला करते हुए कहा है कि पिछले 3.5 साल की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में चल रही सरकार द्वारा प्रदेश और आम जनता के लिए कुछ नहीं किया, ना ही बीजेपी के विधायक द्वारा कोई काम किया गया, जिसको लेकर अब विधायक अधिकारियों से अपनी नाराजगी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता सवाल करने लगी है कि आखिर बीजेपी की सरकार और बीजेपी के विधायकों ने 3.5 साल के कार्यकाल में क्या किया, जिसका जवाब ना तो सरकार के पास है और ना ही बीजेपी विधायकों के पास। तो कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने बीजेपी सरकार पर जमकर हल्ला बोला है, यहां पर तमाम मुद्दे उठाए और कहा कि अब त्रिवेंद्र सरकार के पास जवाब नहीं। मसूरी शिफन कोट में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बार फिर से नगर पालिका प्रशासन की टीम शिफन कोट पहुंची है, जिनके शिफन कोट में रह रहे लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ा। वह अतिक्रमण को हटाते हुए एक युवती सदमे से बेहोश हो गई, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से मसूरी के सिविल अस्पताल में लेकर जाया गया। शिफन कोट में रह रहे लोगों ने बताया कि उनको प्रशासन के द्वारा 10 सितंबर तक अपने मकानों को खाली कर जगह को छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा शपथ पत्र भी दे दिया गया, लेकिन पालिका प्रशासन की टीम उनको अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर लगातार परेशान कर रही है, जिससे लोगों का मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है। तो शिफन कोट में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका। वहीं बात करेंगे ऋषिकेश तपोवन क्षेत्र में स्थित गुगतानी गांव का अस्तित्व लगातार खतरे में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड सरकार की नाक के नीचे फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति बेचने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। वहीं शासन प्रशासन और ठेरी प्राधिकरण द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। लगातार गांव की संपत्ति को बड़े बड़े भूमाफियाओं के द्वारा बिना प्राधिकरण के नक्शा पास कराया जा रहा है और साथ ही बड़े बड़े होटल और मॉल भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। इस समय ऋषिकेश तपोवन स्थित गुत्तानी गांव में खड़े हुए हैं और ये जो संपत्ति आप देख रहे हैं ये लगभग 10 बीघा की जगह है। ये पूरी की पूरी जगह जो है आप देख सकते हैं ये कृषि भूमि है और एक यहाँ पे गंगा वाटिका तपोवन में रहने वाले SC मधुकर द्वारा जो है एक फर्जी कंपनी बनाई गई है सेरीन टूरिज्म वेंचर नाम से। और ये जो संपत्ति है ये जो है कृषि की संपत्ति है। ये 10 इसमें खातेदार हुआ करते थे जिनसे ये संपत्ति को खरीदा गया था कृषि के लिए। बाद में एक फर्जी कंपनी बना करके और ये संपत्ति को जो फिल्म से अभिनेत्री हैं मुमताज़ जी, उनको ये संपत्ति बेच दी। करोड़ों रुपए लेने के बाद ये कंपनी का जो मालिक है वो गायब हो गया। जब रजिस्ट्री कराने की बात आई तो पता चला कि ये कृषि की भूमि है और ये कमर्शियल यूज़ नहीं हो सकती है। उसके बाद अब इसको जो है लगातार
बेचने की कोशिश की जा रही है बिना रजिस्ट्री के। कहीं ना कहीं लगता है कि शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए का जो है राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। वहीं अधिकारियों की मिली भगत से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पनप रहा है। आप इधर देख सकते हैं किस तरह से इस जमीन पर लगातार निर्माण हो रहे हैं, जबकि ये कमर्शियल यूज के नहीं हो सकती है। ये कृषि की जो भूमि है और इसके लिए इसको 143 कराना पड़ता है। अगर कमर्शियल यूज कराना होता है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अभी तक लैंड जो यूजर चेंज नहीं हुई है। ये अभी भी कृषि भूमि है और इस पर आप देख सकते हैं लगातार निर्माण कार्य हो रहे हैं और इस संपत्ति को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान लगातार हो रहा है। कैमरा पर्सन के साथ नीरज गोयल, इंडिया न्यूज चैनल ऋषिकेश। जखोली विकास खंड के बुजार गांव का डोणी टॉक के पास 5 परिवार मौत के साए में जीने को मजबूर है। साल 2013 की आपदा में डोणी टॉक के नीचे से भी जमीन धंसी थी, जिसके चलते यहां निवासरत जगदीश प्रसाद, शंभू प्रसाद, गुरु प्रसाद, मौलाराम और साथी भूपेंद्र प्रसाद के घरों की मोटी मोटी दरारें यहां पर आ गई थी। उस वक्त से लेकर आज तक ये 5 परिवार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो सका, जबकि हर साल इन परिवारों की मकानों और साथ ही अधिक दरारें आती जा रही हैं। वहीं भवन भी अब आड़े तिरछे हो गए हैं। पीड़ित परिवारों ने पटवारी से लेकर तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के साथ ही नेता मंत्रियों को लिखित शिकायत देकर अपनी समस्या को बताया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले साल तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश ने भी ढोणी टाक का जायजा लिया और यहाँ की स्थिति देखकर उन्होंने इन परिवारों को तत्काल प्रभाव से विस्थापन करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ है। तो आपदा के शिकार ये परिवार हुआ है। हम रात भर यहाँ पे बच्चों के लिए जगह जगह जहाँ पे बचाव के लिए उतना हम कोशिश करते हैं, जगह जगह भागते हैं। डीएम साहब को मैंने 3 बार में रुद्रप्रयाग चले गए, फिर डीएम साहब यहाँ आए, पूरा प्रशासन आ गया। प्रशासन ही उस टाइम डीएम साहब ने ये बोला था कि इनको तुरंत 15 दिन के अंदर जो है विस्थापन के लिए कार्रवाई करिए, मेरे पास फाइल भेजिए। तहसील में मैं 3-4 बार तहसील चले गया हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वह कुछ नहीं। 2013 की आपदा से ये दसाव चल रहा है और हमारे पास अन्यत्र कोई जगह नहीं है कि जो हम अन्य जगह पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग भयभीत रहते हैं और रात भर हम लोग बरसात के समय में सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये दसाव ज़मीन है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। और सूचना प्रशासन को हमने दी है। अभी हम लोगों के द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फैमिलीज जिनको नियमानुसार मुआवजा भी दे दिया गया है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का, और उसके बावजूद अगर कोई जो है क्षतिग्रस्त भवनों में निवास कर रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, किसी भी प्रकार से असुरक्षित भवन में कोई निवास न करे। ग्राम प्रधानों को हम लोगों ने ये अपील की है कि गाँव में जिस प्रकार से सार्वजनिक परिसंपत्तियों में, सार्वजनिक भवनों में क्वारंटीन के समय पे प्रवासियों की व्यवस्था की गई, वर्तमान में विलेज क्वारंटीन की संख्या हमारे जनपद में बहुत कम है। ज़्यादातर ऐसी सार्वजनिक परिसंपत्तियां खाली हैं वर्तमान में, तो उनको प्राथमिकता के आधार पे ऐसे व्यक्तियों को अस्थायी रूप से। वहीं वन विभाग ने बगैर अभिलेखों के वन उपज का अभिवहन करते हुए 22 टायरा ट्रक को पकड़ा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी डॉली रेंज अनिल जोशी ने भी विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ एक अभियान भी छेड़ रखा है, जिसके चलते उन्होंने किच्छा सितारगंज रोड पर पिपलिया बैरियर पर भी बगैर अभिलेखों के अवैध रेता ले जाते हुए एक ट्रक को पकड़ लिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए डॉली रेंज कार्यालय में ले गए। और वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा, किसी को भी वन कानूनों का उल्लंघन करने और अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर बख्शा नहीं जाएगा। किच्छा सितारगंज हाईवे पे पिपलिया बैरियर के पास एक 22 टारा वाहन को जो रेता का अवैध अभियान कर रहा था उसको पकड़ा गया है। तो वाहन को सीज कर दिया गया है और वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में ससुरालियों के उत्पीड़न का शिकार हुई एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भाई अपने घर में ही आमरण अनशन पर है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कमलू वागा गांजा का रहने वाला चंदन
कफलटिया आमरण अनशन कर अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार और पुलिस से गुहार भी लगा रहा है। अनशन पर बैठे चंदन का कहना है कि उसकी बहन की शादी 2013 में गोलापार क्षेत्र के रहने वाली गौरव बेलवार के साथ हुई थी, लेकिन ससुराल वाले अक्सर उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे और 28 जून को मारपीट के बाद बेहोशी की हालत में उसकी बहन पुष्पा को हल्द्वानी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 5 जुलाई को बरेली के राममूर्ति अस्पताल में उसकी बहन पुष्पा की मौत भी हो गई। भाई चंदन का कहना है कि बहन के साथ मारपीट करने वाले ससुराल वालों के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती तब तक वो अपना अनशन जारी रखेंगे। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें। फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर